नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आनुवंशिकता को पढ़ने के पश्चात वातावरण को पढ़ेंगे और वातावरण के अंतर्गत देखेंगे जो भी विशेषताएं एवं क्षमताएं हमें जीन के माध्यम से प्राप्त होती है, वातावरण के द्वारा किस तरह से उनका मार्गांतीकरण और परिशोधन किया जाता है। तो इस क्रम में आइए हम लोग शुरू करते हैं। वातावरण को पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। अतः स्पष्ट है कि हमारे चारों ओर से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से घिरे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक अर्थ में हमारे चारों तरफ की वे वस्तुएं जिनसे हम किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, हम दो प्रकार के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। पहला है भौतिक, दूसरा है सामाजिक। ठीक, भौतिक वातावरण के अंतर्गत हमारी भौगोलिक स्थिति को शामिल किया जाता है और सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हमारी सामाजिक स्थिति को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिनमें विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इस वातावरण शब्द को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दे रखी है। आइए उनका हम लोग क्रम दर क्रम अध्ययन करते हुए और देखते हुए चलेंगे। पहली परिभाषा है रास के अनुसार। वातावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। और अगली परिभाषा नेक्स्ट स्लाइड पर चल के देखेंगे। टी.डी. इलियट के अनुसार, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। ठीक, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि, विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती है। और अगली परिभाषा है पी जिसबर्ट के अनुसार। इसमें कभी कभी लिखा हुआ था पी गिसबर्ट के अनुसार, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जिसबर्ट और गिसबर्ट में ये इन्हीं के नामों का मतलब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इनकी परिभाषा है जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह उस वस्तु का वातावरण या पर्यावरण है। ठीक है, अर्थात इन्होंने भी अपने शब्दों से पर्यावरण को स्पष्ट करने की कोशिश की है। और एक परिभाषा है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जो परिभाषा है एनास्टॉसी महोदय के अनुसार, पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा उसे प्रभावित करती है। ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा उसे प्रभावित करती है। ठीक है, आपको पता ही है कि जीन्स जो है हमें वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त होते हैं और वातावरण जो है उनकी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देता है। ठीक है, और वातावरण के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। वातावरण में दो प्रकार के प्रकार होते हैं। ठीक है, वातावरण के दो प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे कि आंतरिक वातावरण, दूसरा है बाह्य वातावरण। ठीक है, और बाह्य वातावरण की दो कैटेगरी होती हैं, एक भौतिक वातावरण और दूसरा है सामाजिक वातावरण। और ये देखते हैं एक एक बाई करके। आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है बच्चे के जन्म से पूर्व माता के गर्भ में होने वाली परिस्थितियों से है। जीन वंशक्रम के प्रमुख निर्धारक हैं। यह जीन बालक के लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, आंतरिक परिस्थितियां जो गर्भ के अंदर वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करती हैं आंतरिक वातावरण कहलाती है। अर्थात जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसके अंदर एक झिल्ली नुमा, जो उसको एमियोटिक सेल कहते हैं, एमियोटिक सैक, उसके अंदर बालक पलता बढ़ता है और फलता फूलता है। उसमें बालक को माता के द्वारा उसे जो भी भोजन माता ग्रहण करती है उसको मतलब बालक को वो भोजन उन्हें प्राप्त होता है। और उस झिल्ली नुमा आकार की जो झिल्ली नुमा जो आकृति होती है उसमें बालक एक प्रकार के पर्यावरण में विकसित होता रहता है। ठीक है,
तो उसी को यह बताने का प्रयास किया है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाह्य वातावरण, ठीक है। मनुष्य जिन परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करता है या जिन परिस्थितियों से घिरा रहता है उसे बाह्य वातावरण कहते हैं, ठीक है। अब बाह्य वातावरण में कौन कौन से वातावरण आते हैं, जैसे एक पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण, ठीक है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार एवं विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रकृति ही अच्छे गुणों के विकास में सहायक एवं प्रेरक के रूप में निरंतर मानव समाज के लिए स्रोत का काम करती है, ठीक है, या करती चली आ रही है। प्रकृति के द्वारा ही बालक सहनशील, साहस एवं ज्ञान उपयोगी गुणों को सीखता है। अर्थात पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, झील, तालाब, जलवायु, क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, यानी हर चीज़ जो भी वातावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे भौतिक वातावरण के अंतर्गत, वह सभी बालक को प्रभावित करती है, ठीक है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित एवं मान्य वस्तुएं, ठीक है, मान्य वस्तुएं आती हैं। मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़िवादी परंपराएं, रहन सहन एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार एवं समुदाय के द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। इन सभी परिस्थितियों में समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन्हीं परिस्थितियों के अनुकूलन समायोजन करते हुए या इन्हीं परिस्थितियों से अनुकूलन एवं समायोजन करते हुए मानव या एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इसके कहने का अर्थ यही है, जैसे विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारा देश भारत विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदायों का एक संगठन है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एवं विभिन्न प्रकार के धर्म में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनके अपने आदर्श हैं, ठीक है। उसके जिस माहौल में व्यक्ति रहता है, जैसे आप किसी भी धर्म से ले लीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, जिस भी परिस्थिति में व्यक्ति रहता है उन परिवार के उस धर्म के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालता जाता है, क्योंकि प्रारंभ में ही उनके माता पिता, उसका जो पारिवारिक परिवेश होता है, उसके अंतर्गत उसे ये चीज़ें सब कुछ सिखाई जाती है, समझाई जाती है। और उसे, क्योंकि बालक जो होता है उसे तो कुछ पहले पता होता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल, जैसे कि रूसो ने कहा है कि बालक एक कोरी स्लेट की तरह होता है, ठीक है। और उसे जो भी कुछ सिखाया जाए उसको धारण करते हुए चला जाता है। या फिर एक रूसो की और परिभाषा बड़ी फेमस है कि बालक जो है प्रकृति के द्वारा बालक या फिर कोई भी वस्तु मुक्त रूप में इस धरती पर अवतरित होती है, लेकिन समाज द्वारा उसे विभिन्न बंधनों से बांध दिया जाता है। तो यही मतलब परिभाषा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक परिस्थितियाँ, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़िवादी व्यक्ति अपने समाज में रहने के अनुरूप ही सीखता है। जैसे समाज में सबसे छोटा समाज होता है, जैसे कि उसका एक प्रकार का समाज होता है उसका परिवार, उसके बाद उसका पास पड़ोस होता है। तो इन सभी परिस्थितियों में रहने के अनुरूप व्यक्ति अपने आप को मतलब सामंजस्य स्थापित करता है और समायोजन करता है, और उन सभी रूढ़ियों एवं आदर्शों, परंपराओं और रहन सहन को वो अडॉप्ट करता चला जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, ठीक है। क्योंकि मनुष्य होता है वो वातावरण एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम ही होता है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार वंशक्रम एवं वातावरण प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि क्षमता का प्रदान करना वंशक्रम का काम होता है एवं क्षमताओं को विकसित होने का अवसर वातावरण की देन होती है। जैसे कि आप किसी भी एक बीज को लाइए जो बहुत ही उच्च कोटि का है, अगर उसे किसी भी बंजर जमीन में अगर आप उसे बो देंगे तो उतनी अच्छी तरह से विकसित ही नहीं होगा। हालांकि इसमें दोनों का ही योगदान होता है। अगर अच्छा बीज ना हो, अगर अच्छी भूमि हो, तो भी उसे जो भी सर्वोत्तम गुण में उसको विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए था, या फिर यूँ कह सकते हैं जो भी उसे सर्वोत्तम रूप में उसे जो विकसित होना चाहिए था वह नहीं हो पाएगा। इसमें दोनों का ही योगदान इक्वली होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कभी नहीं नकार सकते कि जो वंशक्रम होता है
उसका योगदान कम होता है और वातावरण का योगदान उससे अधिक होता है। या यूँ कह सकते हैं कि वातावरण का अगर माना जाए व्यवहारिक रूप में, तो योगदान तो सबसे अधिक होता ही है, क्योंकि अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं, ठीक है, अगर उचित वातावरण अगर न मिला तो आपकी जो भी क्षमताएं एवं विशेषताएं हैं वो सभी कुंठित हो जाएंगी और उनका दमन हो जाएगा। यानी कि आपकी जो भी विशेषताएं एवं क्षमताएं एवं योग्यताएं हैं उनको प्रस्फुटित या विकसित होने का अवसर जो वातावरण के द्वारा मिलता है, अगर वह नहीं मिला तो उनका जो है वहीं पे ह्रास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी शब्दों को जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्ड, उन्होंने इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। उनका कथन है, उनके कथन से मैं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा कि तुम मेरे पास 1 दर्जन स्वस्थ पुष्ट बालकों को लाओ और उनके उचित विकास के लिए मेरा मनचाहा वातावरण उपस्थित करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनमें से किसी को चुनकर उसे डॉक्टर, वकील, कलाकार, सौदागर, नेता ही नहीं, भिखारी या चोर कुछ भी बना सकता हूँ, भले ही उसमें किसी प्रकार की योग्यता न हो। यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार वातावरण की महिमा मंडन करते हुए इस चीज़ को बताया है कि किसी भी बालक या व्यक्ति को वातावरण के द्वारा कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो अगली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, पौधे की आनुवंशिकता उसके बीज में निहित होती है, परंतु उसके विकास का उत्तरदायित्व वातावरण पर होता है, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास इस डायग्राम के माध्यम से अभी किया है। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे एम है यानी ये व्यक्ति या मैन है, किसी को भी कह सकते हैं, यानी इस त्रिभुज में वही है जैसे हम लोग हैं, और यहाँ पे क्षमता प्रदान करता है वंशानुक्रम और वातावरण उसे विकसित होने का अवसर देता है। या यूँ कह सकते हैं कि एक परिभाषा के माध्यम से और भी मैं समझाना चाहूँगा, जो कि लैंडिस एवं लैंडिस ने अपनी पुस्तक सोशल लिविंग में विचार प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा था कि आनुवंशिकता हमें विकसित करने का सामर्थ्य देती है, परंतु सामर्थ्यों को विकसित करने का अवसर पर्यावरण से मिलता है। आनुवंशिकता हमारी कार्यशील पूंजी देती है, ठीक है, और पर्यावरण उसके विनियोग अर्थात उसको इन्वेस्ट करने का अवसर देता है। ठीक है, तो अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, बल्कि वह जैविक व सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। ठीक है, अगली परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। कोई न तो हटाया जा सकता है और न ही पृथक किया जा अर्थात अलग किया जा सकता है। पृथक का अर्थ होता है अलग, इसको आप लोग समझिएगा क्योंकि काफ़ी एडवांस हिंदी यहाँ पे लिखी गई है, तो जिसको ना समझ में आए उसका अर्थ होता है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग। ठीक है, अगली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, व्यक्ति का विकास उसकी आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ये जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट है कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो डेफिनेशन या कोड जो पूछी जाती है उसी को बार बार रिपीट कर दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अगली परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। ठीक है, जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम के अंदर निहित होते हैं और इन गुणों का प्रकटीकरण पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये सही बात है कि व्यक्ति के अंदर चाहे वो कितने भी अच्छे घराने से क्यों ना हो, चाहे भले ही उसके माता पिता बहुत ही महान हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है। अगर हालांकि उसके अंदर जीन के अंदर तो है उसके पिता के गुण, लेकिन अगर उसको उचित पर्यावरण न मिले, अगर उसे ट्रेनिंग न मिले क्रिकेट की, अगर उसे क्रिकेटर ही बनाना हो या किसी भी चीज़ भी क्षेत्र में जाना हो, अगर उसको उस प्रकार का परिस्थितियाँ उत्पन्न करके न दी जाए, अच्छी उसे ट्रेनिंग न दिया जाए, तो वो उसका जो गुण है वो वहीं पे कुंठित और वहीं पे मतलब दमन हो जाएगा, उसकी जो भी उसके अंदर जो क्षमताएं हैं। हालांकि उसके अंदर वो क्षमताएं तो हैं, लेकिन जब विकसित करने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो वह एक मतलब जो भी जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है वह वहाँ पर नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार सीटेट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, उसको आप लोग मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ एक बार। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें दिया है कि एक दंपत्ति हैं जो दोनों ही खिलाड़ी हैं और अपनी बेटी को वो लोग नित्य प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, यानी जो खेल खेलते हैं, या मान सकते हैं किसी भी खेल में, जैसे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मान लीजिए खिलाड़ी हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं
और नित्य प्रशिक्षण के लिए उस अपने बच्ची को भी भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उसमें यही पूछा था यह किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का रोल था, क्योंकि आनुवंशिकता के माध्यम से उसके अंदर उसके माता पिता के गुण तो थे और पर्यावरण भी उसके अनुसार ही दिया जा रहा था। तो उसके विकसित होने का तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सर्वाधिक चांसेस है। ठीक है, तो उस चीज़ को वहाँ पे बताने का हमें प्रयास करें। क्वेश्चन यही पूछा था और यही आंसर सही था। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अगर बढ़िया से अगर पढ़ा होगा तो उसको करने में क्वेश्चन उन्होंने गलत नहीं किया होगा, और बहुत सारे लोग गलत भी कर दिए थे। ठीक है, उसमें और भी ऑप्शन थे, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। किसी दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर में आऊँगा लेकर के, उसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं आप लोगों को एक दिन सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। वंशक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण के सापेक्षिक महत्व पर उर्वर्त का विचार है। यह पूछने से कोई अर्थ नहीं निकलता है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने उसी का दोनों का मतलब व्याख्या करने की कोशिश की है, वंशानुक्रम और वातावरण की। ठीक है, उसी को इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि दोनों का ही रोल जो है बराबर होता है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। ठीक है, और अगली परिभाषा है गैरिट के अनुसार, इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे एक मित्र ने कमेंट किया था, वो जानना चाहते थे कि एक जुड़वा बच्चे का जन्म किस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैंने उसको लिख करके बताने का प्रयास किया है। देखिए, गर्भाधान प्रक्रिया के समय जब एक डिंब शुक्राणु के साथ निषेचित हो जाता है उस समय उस कोष का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, इसी समय जब डिंब दो भागों में विभक्त होता है, अर्थात 1 और 2, यानी इसी गर्भाशय में। ठीक, तो दोनों का अलग अलग विकास होने लगता है और दोनों कोषों में भिन्न भिन्न शिशुओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार विकसित जुड़वा बच्चों का लिंग समान होता है, अर्थात दोनों अगर इस गर्भाशय में अगर मान लीजिए ये 2 बच्चे हैं तो अगर ये लड़की है तो ये भी लड़की ही होगी। ठीक है, और अगर ये लड़का है तो ये भी लड़का ही होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। यही चीज़ हमारे एक मित्र ने पूछा था जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए बोला था, आज सुना देता हूँ उस चीज़ को। आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि वातावरण का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हर एक व्यक्ति वंशानुक्रम और जिसको जीन बोलते हैं, वंशानुक्रम माध्यम जीन प्राप्त होते हैं, जीन और वातावरण का ही गुणनफल होता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में वुडवर्थ की परिभाषा के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो कहानी सुन लीजिए कि एक राज्य था और उस नगर में एक तोता बेचने वाला शाम के वक्त में सारे तोते बेच दिया था। उसके पास सिर्फ केवल 2 तोते बचे हुए थे। उसको बेचते हुए उस नगर में पहुंचा और बेचते हुए यही आवाज़ लगा रहा था कि तोते ले लो, तोते ले लो। और ये जो तोता है वो भविष्य बताता है और लोगों के हाथ देखता है। ठीक है, इसी तरह से वह करते हुए उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उस नगर में जो लोग थे वो लोग तोते को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि तोता जो है लोगों के हाथ देख रहा है, भविष्य बता रहा है। तो ये चर्चा धीरे धीरे राजा के राज दरबार में पहुंची। तो राजा ने क्या किया कि उस तोते वाले को वहाँ अपने राजमहल में बुलाया कि बुलाइए उसको और देखते हैं कि तोते के अंदर ऐसी क्या खासियत है। तो तोते को देखने के बाद उसने बोला कि भाई हाँ, तुम्हारा तोता दिखाइए क्या कैसी बातें बता रहा है। तो उसको राजा ने वहाँ पे परख किया और पूछा, तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे आश्चर्यजनक बताई, जैसे कि हाथ देखना, भविष्य बताना, इन सब तमाम चीज़ें बताई। तो राजा बड़ा उससे प्रभावित हुआ। उसके पास 2 तोते थे, हालांकि उसका टेस्टिंग तो एक ही का किया और उस चीज़ से मंत्रमुग्ध होकर के और उसे प्रफुल्लित और खुशी होकर के उन दोनों तोतों को खरीद लिया। शाम का वक्त था, तोते वाला दोनों तोतों को बेच करके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिया। और सुबह सुबह तोता की मतलब इस बात को जानने के लिए और परखने के लिए सुबह सुबह भागा भागा राजा इस तोते के पिंजड़े के पास गया। और हुआ क्या कि उस तोते को देखा, रास्ते में जाते वक्त ही देखा तो ईश्वर का गुणगान कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है। तो उसे बड़ा प्रभावित हो राजा और बड़ा खुशी से झूम उठा और दौड़ कर उसे गया
और पूछा कि आज मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाया और तोते ने बड़ी सरलता के साथ उसके भविष्य का व्याख्यान कर दिया और बताया और भी चीज़ें पूछा, और उससे राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। और इसी क्रम में जब इससे हालचाल पूछने के बाद अगले तोते के पास गया, उसे जैसे ही बात करने की कोशिश की और हालचाल पूछा, ऐसे ही उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी उस राजा को कि राजा एकदम बिल्कुल आग बबूला हो गया। और राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस तोते की गर्दन अभी इसी वक्त मरोड़ दी जाए। उसने इसको मृत्युदंड का उसे उस तोते को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। और जो बगल में जो तोता था उसे राजा से लगा गुहार लगाने, विनती करने, रिक्वेस्ट करने कि राजा साहब क्षमा कर दीजिए, उसकी गलती के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। वो मेरा भाई है, वो गलत परिस्थितियों में पल बढ़कर ऐसा हो गया है। हालांकि वो फिर अपनी कहानी बताया उसने कि मैं शुरू में शुरू से ही ऋषि मुनियों के आश्रम में पला बढ़ा। वहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा वहाँ पे वेदों की, शास्त्रों की, तमाम तरह के धर्म ग्रंथों की बातें से मैंने सीखी। और ईश्वर की जो महिमा मंडन में आज कर रहा हूँ उनके द्वारा हर चीज़ सिखाई गई बातों के अनुरूप मैं चलता हूँ। और वह जो मेरा भाई है, वो जो तोता है, वो डाकू के डेरे में रहा है। वहाँ पर उसने गाली गलौज सीखी है, उल्टी सीधी बातें सीखी है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बोला कि वाह क्या बात है। और उस तोते को जो उसको गाली दिया था उसको उसी वक्त उसको आज़ाद कर दिया और उस तोते को अपने पास ही रखा जो भविष्य वगैरह बताता था। तो इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण का कितना बड़ा गुलाम होता है। आप इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक जो कि दो व्यक्ति थे, एक ही माँ से जन्मे हुए थे, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंसेस था दोनों के एनवायरनमेंट का। हालांकि दोनों को समान होना चाहिए था, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे कितनी यहाँ पे व्यक्ति विभिन्नता भी देखने को मिल गई। आपको मैं पिछले चैप्टर में आपको मैं पढ़ाया था व्यक्ति विभिन्नता के बारे में, और यहाँ पे देख लीजिए एनवायरनमेंट का रोल क्या है। और जिनके माध्यम से उनके दोनों के अंदर गुण तो प्राप्त हुए थे उनके माँ बाप के, लेकिन एनवायरनमेंट के माध्यम से कैसे दोनों के जो गुण थे वो बदल गए थे। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने समझने का आज प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हालांकि आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने इस वीडियो को बना दिया क्योंकि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।